हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, श्री राकेश टिकैत जी, जो देश के किसानों की आवाज हैं और जो पिछले 7 महीनों से किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। देश पर जब जब बुरा समय पड़ा है, हमारे किसान आगे आए हैं और उन्होंने देश के लिए बड़े बलिदान किए हैं। किसानों के ही बच्चे देश की सेना में भी कार्य करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा नारा शास्त्री जी का जय जवान और जय किसान कहीं खो गया। हमने जय जवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया। अभी तक मुझे फौजी बताते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, और जो किसानों के लिए हमने किया, मैं समझता हूं उसके लिए हम सबको माफी मांगनी चाहिए। मैं भी माफी मांगना चाहता हूं राकेश टिकैत जी कि देश में 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लॉ पर कोई बड़ा काम हम लोग नहीं करते। हम कृषि और कानून पर उतनी रिसर्च नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। हम सब के सब कंपनी लॉ और कॉरपोरेट लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पर फोकस दिए हुए हैं। राकेश टिकैत जी कोई बिना पढ़े लिखे किसान नेता नहीं है। वो एमए पास हैं, एलएलबी किए हुए हैं, कानून को समझते हैं। ये लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है, 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए लीगल अवेयरनेस के लिए ये रेलिवेंट है। हमारे 5,75,000 सब्सक्राइबर और 3 करोड़ व्यूज लॉ को जानने के लिए बने हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो 3 कानून हैं, इनको राकेश टिकैत जी से समझें। मैंने तो 24 सितंबर को ही, तब तक तो आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, ये कह दिया था कि ये कानून पास करने की संसद को पावर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से कृषि राज्य का विषय है और राज्यों को उस पर कानून बनाने चाहिए। तो राकेश जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि ये किसानों का जो आंदोलन, और मैं देख रहा हूं कि पिताश्री महेंद्र सिंह टिकैत साहब की फोटो पीछे है, उन्होंने जिस तरीके का आंदोलन किया और आपके आंदोलन में क्या अंतर है? देखो, उस टाइम पे क्या होता था कि सरकारें किसी न किसी पार्टी की होती थी जिन्होंने ग्राउंड रूट पे काम करा हो, जिनका देश निर्माण में योगदान हो, जिन पार्टियों का। और उन पार्टियों में कंपटीशन होता था कि भाई हम गांव के लिए ज्यादा काम हम करेंगे और हमको जनता वोट देगी। जो निर्माण के काम करते थे, गांव के काम करते थे, स्वास्थ्य के काम करते थे, एजुकेशन के काम करते थे, एग्रीकल्चर पे काम करते थे। ये जिस तरह की अब जिस पार्टी की ये सरकार है, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन आए तो सबने ये देखा कि टीवी पे बड़े बड़े उस पे विज्ञापन चले कि अब की बार मोदी सरकार। मोदी कोई पार्टी नहीं थी, मोदी की कोई आइडेंटिटी वो नहीं थी। ये जो सरकार है ये बीजेपी की भी नहीं है। ये भी गलत फहमी है बीजेपी के लोग कि हमारी सरकार है। अगर इनकी भी सरकार होती तो वो भी जरूर बातचीत कर लेती। कांग्रेस की होती वो भी बातचीत कर लेती, किसी और पार्टी की होती वो भी बातचीत कर लेती। और सबको पता है कि अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इसीलिए ये बातचीत बंद है पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें पूरा फाइनेंशियल मैटर छुपा हुआ है इस एजेंडे में, इस कानून में। तो यही है कि पहले जब आंदोलन होते थे तो किसी पार्टी की सरकार होती थी, आंदोलन करते थे तो उस तरह के उस विचारधारा के लोग होते थे जो गांव देहात से निकल कर आते थे। वे बातचीत जरूर कर लेते थे, वे भावनाएं समझते थे, सब चीज समझते थे। अब तो इस तरह के लोग आगे हैं कि जिन्होंने अपने ही नेताओं की भावनाओं की कदर नहीं है। जिस पार्टी में जिन जिन लोगों ने ये पार्टियां बनाई उन्हीं को एक तरफ बैठा दिया गया। तो हम क्या वो कर लेंगे कि वे हमारी सुनेंगे कोई? मगर आपसे बातचीत तो की है, काफी बातचीत हुई है, लेकिन वहां पे जो बातचीत करने जो लोग आते थे वो फुल फ्लैश पावर में नहीं थे।
बातचीत तो कोई भी करे, अगर फुल फ्लैश उसको पावर हो। जैसे हमने तो बचपन से पंचायती सिस्टम देखा, और पंचायत सिस्टम ये था कि भाई पंच और पंच माने परमात्मा, ठीक पंच है। तो जो परमेश्वर। पंच परमेश्वर, पंच माने परमात्मा होता था कि जो 5 लोग हैं ये इनमें भगवान का रूप है, और इन्हें जो फैसला कर दिया वो मान लेते थे सब। लेकिन आज तो जो पंच बन का आ रहे हैं वो भी किसी से पूछ काटते हैं, फिर एक क्वेश्चन कोई दे दिया तो वो अंदर जाएंगे, फिर पूछ जाएंगे जिसका सवाल बता दो मैं क्या कहूँ, वो फिर उसका उत्तर देता है आन के। तो अगर पंच कोई चलाने वाला कोई और है तो भाई फैसला कैसे हो जाएगा पंचायत में? उनको अगर फुल फ्लैश पावर दे के भेजें तो भी फैसला हो जाएगा। अगर आप किसी को भेजो कि भाई आपको पूरी पावर है, आप जाके इसका फैसला करो, निपटाओ इसको, तो भी निपट जाएगा। वहां जो भी लोग आ रहे हैं हम उनसी से निपटवा लेंगे। लेकिन उनको भी पावर नहीं है, सिर्फ वो चेहरा है, उसके पीछे का जो चेहरा है वो कोई और है जो दिखाई नहीं देता। तो क्या कोई बीच का रास्ता है कि कुछ संशोधन हो जाएं इन 3 कानूनों में, तो आप बात मान लेंगे, या ये कानून तीनों के तीनों आप चाहते हैं वापस हो? देखो, संयुक्त मोर्चे का जो फैसला है, जब 7 महीने हो गए और सरकार पूरी हठधर्मी पे है और अब भी वे बयान देते हैं, तो पहला बयान उनका ये होता है कि हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे और बातचीत कर लो। तो क्या देश के किसानों को कमजोर करके भी बातचीत करना चाहते हैं? देश के किसानों को नीचा दिखा के भी बातचीत करना चाहते हैं? देश के किसानों को बंदूक की ताकत दिखा के वो बातचीत करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। ना देश का किसान झुक कर जाएगा, ना देश का किसान इतना कमजोर है। और ये जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई, उस क्रांति ने बहुत परिवर्तन करे हैं। ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति को आप बंदूक की गोली से आप नहीं दबा सकते। ये तो नहीं होगा। तो क्या किसान जो हैं वो सिर्फ इन मुद्दों पे ही उनका कोई विचार है, या और भी जो देश के सामने मुद्दे हैं उन पर भी किसानों की कोई सोच है? नहीं नहीं, सारे इशू पर सोच है जी हमारी। तो हमको तो पिछले 30-35 साल से आंदोलन करते होंगे, क्या हो रहा है देश में सब जानते हैं। लेकिन सरकार ने साफ ये कह दिया, वो एमएसपी पे भी बात करने को तैयार नहीं है। हमने ये कहा था जब 22 तारीख में बातचीत हुई, या उससे पहले भी बातचीत हुई, भाई एक एक इशू पर बातचीत कर रखते हैं। जो 3 कानून है उस पर एक पर बात कर ली। उन्होंने कहा जी, फिर एमएसपी पे बात कर ली। सरकार भी नहीं मान रही थी 3 कानून पे, हम भी नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी पहले ये 3 कानून पे बात होगी, एमएसपी या और मसले इसके बाद की चीज है। तो और चीज पे वो भी नहीं बात करना चाहते। हमको भी पता है कि क्या क्या देश में हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है, हम भी हिंदुस्तान में ही रहने वाले हैं, कि क्या क्या संस्थाएं बेची जा रही है, क्या क्या कर्मकांड हो रहे हैं। विशाखापट्टनम में विशाखा स्टील प्लांट है, वो उसकी कीमत करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया है आज। वहां पे 6 गांव के लोगों ने उसको जमीन दी, 22,500 एकड़। 32 लोग उसमें शहीद हुए उस प्लांट को बनवाने के लिए। आज उस प्लांट को बेचा जा रहा है कि 11,000 करोड़ रुपए से बोलनी शुरू होगी, 14,000 करोड़ में छूट जाएगी और अडानी को जाएगा। ये सब जानते हैं। इस तरह के कितने संस्थाएं हैं जो बेची जा रही है। तो ये देश कोई बेवकूफ नहीं है। जिन लोग से बयान दिलवाया जाता है उनके घर परिवारों को कैप्चर करके, अपहरण करके उनसे बयान दिलवाए जाते हैं सरकार के पक्ष में। तो ये तो एक तानाशाही की भी एक हद होती है, लेकिन ये तानाशाही से भी भयंकर हद है कि गन तो पाउडर पे एमएसपी पर जब सरकार खरीद रही थी तो सरकार ने अपने लिए पाबंदी लगाई थी कि वो एमएसपी से नीचे नहीं जाएगी। वही पाबंदी सरकार जब निजी क्षेत्र खरीदेगा उन पे क्यों लगाने से कतरा रही है? हमने यही तो कहा कि सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, आप उस पे ये कानून बना दो, लीगल कानून, गारंटी दे दो आप। तो वो तैयार नहीं है इस पे, क्योंकि उनको व्यापार करवाना है, उनको अपने लोगों को फायदा देना है। वो बाजार सस्ते में खरीदेगा और एमएसपी में बेचेगा।
ये भी एक गलत धारणा है कि जितनी सरकार खरीद कर रही है, जितना दिखाते हैं कि हमने इतनी खरीद करी, उसका 60% व्यापारी से खरीदते हैं। व्यापारी सस्ता खरीदता है और महंगे रेट में बेचता है। अगर उसकी जांच हो जाए कि किस व्यापारी ने कितना माल खरीदा और उसने वो माल कहाँ बेचा, तो उसी की जांच करवा दो भाई। वो तो रिकॉर्ड होगा उसके पास में कि भाई आपने 1400 रुपए में, 1500 रुपए में गेहूं खरीदा, तेने 10,000 क्विंटल एक व्यापारी ने गेहूं खरीदा, उसके आगे की बिलिंग दे दे तेने किसको बेचा, इसकी जांच करवा दो एक। ये बहुत बड़ा घपला है। किसान से खरीदा जाता है 30 से 40% और 60 से 70% बड़े व्यापारी से खरीदा जाता है। उनकी साठगांठ है विभागों से। तो ये एक बड़ा गोलमेल है। इसीलिए ये नहीं चाहते कि इस पर हम कानून बनाएं, क्योंकि उन लोगों को भी तो लाभ देना है इनको। भाई कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। मगर ये बताइए कि ये जो सियासत है, इसमें तो जो संख्या है वो महत्वपूर्ण होती है। किसान देश में ज्यादा हैं, व्यापारी कम हैं, तो कोई भी सरकार क्यों व्यापारियों को खुश करना चाहेगी और किसानों को नाराज करना चाहेगी? नहीं नहीं, यहाँ पे किसान के नाम पे वोट है ही नहीं भाई। वोट की अगर जब बात करोगे तो वोट तो धार्मिक पे है, वोट जातिवाद पे है, वोट भाषावाद पे है, वोट क्षेत्रवाद पे है। तो ये है। नहीं, ये आपने अच्छी बात कही। क्या अब किसानों में ये जागरूकता आ रही है कि ये धर्म और जाति और क्षेत्र और भाषा ये सब मुद्दे नहीं है? अब की बार तो शायद सोच रहा है कुछ कुछ तो, लेकिन कुछ फिर भी उस पर जाएंगे, क्योंकि हाँ। इतने डिफरेंसेस पैदा कर दिए कि ये आपस में ना मिले और हम देश को कमजोर करें। हालात बहुत खराब है देश की, आने वाले टाइम पर और होगी। और इसका एक बड़ा रीजन है यूएसए की पूरी पॉलिसी यहाँ पे चल रही है आजकल। और उनकी है कि एक देश उनको ऐसा चाहिए था जो चाइना के कंपटीशन में खड़ा हो जाए, जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो। वो देश भारत उनको मिल गया है। जनसंख्या बहुत है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी। अगला जो टारगेट है वो इंडस्ट्रीज आएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के जो लॉ थे, श्रम लॉ थे, जो श्रमिकों के कानून थे, उसमें संशोधन कर दिया, उसमें बदलाव कराए उसमें। उसके लिए उनको सस्ता मजदूर चाहिएगा, फैक्ट्री लगेगी, वो मजदूर आएगा गांव से। और ये पहले भी कह रहे हैं कि हमको 40% वहां से गांव का लोड जो खेती पे था वो कम करेगी। अगर आप 30-40% आदमी को वहां से अभी करीब 68% लोग एग्रीकल्चर पे गाँव में निर्भर हैं, आप वहां से अगर 30% भी हटाओगे तो 30% का मतलब होगा कि 45 करोड़ लोग को आप वहां से शिफ्ट करोगे। कौन सा उद्योग धंधा है कि जहां पे आप 45 करोड़ लोग को आप शिफ्ट करोगे? कौन सा वो आपको उद्योग है? रोजगार नहीं दे तो पाएंगे उतने लोगों को। रोजगार नहीं दे पाएंगे। उनको सस्ता मजदूर चाहिए, तो खेती से हटा के वे मजदूर बनाएंगे फैक्ट्रियों में। और जो बड़ी कंपनियां हैं आजकल, कुछ देश ऐसे होंगे कि जिसमें एग्रीकल्चर का काम होगा। यहाँ पे भी आम जनता भी ये बिल्कुल समझ ले, ध्यान से समझ ले कि ये देश एग्रीकल्चर का देश था। आने वाले टाइम पे 50 साल बाद में ये एग्रीकल्चर का देश नहीं होगा। ये देश पूरा बिक चुका होगा, पूरा यहाँ पे मजदूर होंगे। और बाहर का जो मुल्क होंगे उनको दो चीज यहाँ पे मिलेगी, सस्ती लेबर उनको मिलेगी, उनको खाने का सामान यहाँ पे मिलेगा, पूर्ण रूप से बाहर से आएगा। ये जो इसी में जो एक कानून है ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी ये फसल की कॉन्ट्रैक्ट का नहीं ये बात कर रहे, ये जमीन भी ठेके पे जाएगी। और जैसे अभी 40,000 रुपये अगर एकड़ का रेट है जमीन का, तो वो सीधा 60,000 रुपया एकड़ मिलेंगे। तो जो गांव का आदमी बैठा वो कहेगा कि मैं क्यों झगड़ा करूंगा, मैं बीज लाऊंगा, खाद लाऊंगा, महंगी बिजली है, बिकता नहीं है, एमएसपी नहीं है, इसको मैं ठेके पर दे देता हूँ कंपनी को। वो 30 साल का कम से कम एग्रीमेंट करेगी उससे, उसका हर साल 2% 3 ये काम करेगी वो उसमें। तो इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बताइए, ये आंध्र प्रदेश में जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और किसानों का यहाँ फायदा भी हुआ।
हाँ। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त आपका आंदोलन है, क्या ये सिर्फ पंजाब और यूपी और हरियाणा का मसला है, या पूरे नहीं नहीं, देश के किसान हैं ये साथ तो में आपके? पूरे पूरे देश का मसला है। ये कोई मामला ये नहीं कि ये 2 साल का ये मामला होगा, ये 3 साल का होगा, ये 50 से 70 साल लगेंगे इसको पूरे को बर्बाद होने में। जो हम्म। यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर करीब 40-45 परिवार हैं जो पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। उसी में से ही 2-3 परिवार पे यहाँ पे आ जाएंगे, वो उसको चलाएंगे। जिस तरह से ये बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति आ रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन चलेगा। इसमें करीब 50 साल पूरे देश को बर्बाद होने में लगेंगे, वो स्थिति आने में करीब 50 से 70 साल उसमें लगेंगे। ये बड़ी एक प्लान बन रही है इनकी। एक नए तरह का ये इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म है। अच्छा, ये करोड़े। बताइए कि मंडी सिस्टम जो है उसकी बुराइयां तो बहुत बार होती रही, हाँ क्या जी। आपको लगता है कि मंडी सिस्टम में कोई बुराई नहीं है? नहीं नहीं, मंडी सिस्टम में बुराई है, हम कहाँ कह रहे हैं कि बुराई नहीं है। भाई मंडी सिस्टम में बुराई है, पूर्ण रूप से बुराई है। मंडी को खत्म करेगा। मंडी का मतलब था कि अपना माल एक प्लेटफार्म है, जैसे रेलवे का प्लेटफार्म है कि एक ट्रेन आएगी दिल्ली से चलेगी और वो शामली, थाना भवन या वह गुड़गांव में रुकेगी, तो उसका एक प्लेटफार्म बनता है। वह ट्रेन वहां पे ही रुकेगी, वहां पे ही पानी मिलेगा यात्रियों को, यात्री उतर सकता है। और जो ट्रेन का प्लेटफार्म और उसका प्लेटफार्म एक होगा कि जिससे आदमी को चढ़ना उतरना भी ना पड़े, वो उतर जाता है। ऐसे ही मंडियां फसल बेचने का एक स्थान है। वहां पे व्यापारी भी आएगा, वहां खरीदार भी आएगा, बेचने वाले भी आएगा। जब मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान बेचने कहाँ जाएगा? खत्म होगी। तो जो पहले तांगे में उसमें व्यापारी था, वो गांव गांव घूमता था, अनाज देता। आने वाले टाइम पे अभी भी यही हालात पैदा होगी। एक एक आपने देखने तो कहीं मिलता। पे कहा कि आप दिल्ली में बेचना चाहते हैं, कौन खरीदने वाला है नहीं बता? नहीं नहीं, बेचना चाहते हैं भाई, बिकवा दो। अगर ये होगा कि पहले भी ये था कि आप अपना माल कहीं पे भी बेच सकते हो, ये गलतफहमी ये फैला रहे हैं कि हमने एक कानून लिया है कि माल बेच सकते हैं। आज कर दिया कि आप एक तहसील से अलग माल नहीं बेच सकते। आप किसान हरियाणा में, दिल्ली में बेचना चाहता है, बिकवा दो उसको। एमएसपी तो भारत सरकार का है ना। वो तो आप कहीं पे भी बेचना चाहे तो उस रेट से कम पे बिके ही ना, बिकवा दो उसको। शामली के अंदर और कई जगह किसान अपना गेहूं लेकर गया, जब 8 दिन उसको मंडी में खड़े हुए हो गया, उसकी खरीद नहीं हुई, तो हमने कहा भाई डीएम के वहां लगवा दो। तो डीएम के ऑफिस में लगवाया। सारे अधिकारी इस रेट उस पर लगे रहे कि भाई इसको 1500 रुपये में बेच दो। फिर सौदा हुआ 1600 में बिकवा दो जी। मगर भाई आप लिख कर दे दो कि प्रधानमंत्री ने ये रेट है 2000 रुपये का, और हम 1600 रुपये में इसकी खरीद करवा रहे। कह लीजिए ना, ये तो नहीं होगा। तो फिर कई दिन बाद में वो बिका। और कुछ जगह तो आटा मिल को उन्होंने जबरदस्ती दुआया होगा, क्या करा। और कुछ जगह ये हो गया कि अधिकारी ने कहा जी हम अपने पास से 300 रुपये का डिफरेंस अपने पास से दे देंगे, आप हमारा पंडा छोड़ दो। तो ये हालात है। हालात बहुत ज्यादा खराब है देश के। जी, देश की तो ये जनता को अब बताइए, निकल जाना। कोई कोई तरीका है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए? नहीं किसानों हमने के तो माइंड में क्या है कि ये कैसे हो? नहीं नहीं, हमने तो ये कहा है ना सरकार को, भाई आप हमसे, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी कर दूंगा। तो हमने भी कहा कि आप दुगनी कर दो, आप हमसे जो फसलें हैं वो ले लो अब, और हमको चेक 2022 के दे दो, आप दिसंबर के दे दो, 1.5 साल बाद के 4000 रुपये क्विंटल के हमको चेक दे दो। आप बेच लेना। भाई हम तो फसलें दे रहे हैं ना आज, और आप चेक हमें 12 महीने बाद के दे दो, ले लो। हम क्या मना कर रहे हैं उनको? हम्म। आपको लगता है कि 2022 के जो यूपी के चुनाव हैं उससे पहले गन्ने का भुगतान भी हो जाए, कुछ आपका आंदोलन भी समाप्त करा दिया जाए, किसान उससे खुश हो जाएं और फिर सरकार के लिए वोट कर दें, योगी सरकार के लिए? ये ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? देखो, हमने बहुत सी सरकारों को ये कहा, बहुत पार्टियों को, कि आप भाई किसान का चेहरा बनो। किसान खुश हो जाएगा, वो दे देगा वोट। किसान क्या किसी के कहने से देता है? भाई वो हम्म। खुश होगा, ये लगेगा कि मुझे इसको वोट दे देनी है, तो दे देगा। अब मायावती ने अपने कार्यकाल में 80 रुपया गन्ने का रेट बढ़ाया।
दोगुना उसको भी वोट दी। अखिलेश यादव आया, उसने भी 40 रुपए बढ़ाया, 40-50 रुपए उसने भी बढ़ाया। क्या योगी जी इतने कमजोर हैं क्या कि दोनों से कमजोर हैं योगी जी, कि 5 साल में आप रेट ही नहीं बढ़ाओगे या देश में महंगाई ना बढ़ी हो? ऐसा तो नहीं लगता, इतने कमजोर तो योगी जी है नहीं। बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं और बड़ा उज्जवल भविष्य है उनका, जवान है, डायनामिक है। हाँ जवान है भाई अखिलेश और ये दोनों शायद एक ही हम उम्र होंगे। हम अखिलेश उम्र 50 होंगे रुपए बिल्कुल। बढ़ा सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी को तो इनके कंपटीशन में आना चाहिए। भाई मायावती जितने नहीं बढ़ा सकते 80 रुपया तो अपने। 4 साल में गन्ने का यूपी में कोई रेट नहीं बढ़ा? ना बढ़ाने जी। ओहो। भाई कंपटीशन तो होना चाहिए ना, जब तो गन्ना किसान कहेगा भाई आप 80 नहीं बढ़ा सकते, आप 50, 50 कम हो जाएगा, 80 ज्यादा हो जाएगा, आप उसके बीच का बढ़ा दो, 50 और उसके बीच का 65 रुपए बैठता होगा, आप 65 रुपए कर दो गन्ने का रेट, करो घोषणा। अच्छा ये बताइए कि बहुत सी फसलों में पानी की बहुत जरूरत है और पानी है नहीं, तो किसानों को कैसे समझाया जाए कि ऐसी फसलें उगाएं जिनमें कम पानी लगे? कौन समझाएगा जी? नहीं, आप ही समझाएंगे, हमारी कहां सुनेंगे, वो तो आपकी सुनते। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये क्या कर रही? हमने ये कहा कि देश में पहली तो ये देखो कि कृषि प्रधान देश है ये, और कृषि प्रधान देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ना हो, मतलब शर्म की बात है कि यहाँ पे कृषि मंत्रालय नहीं है। ये हो सकता है और कोई चीज को मान सकता है कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है। देश में 18 मिनिस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर को देखती है, 18 मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर विभाग को देखती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी फसल लगेगी जेम को उसकी परमिशन देती है। अब बताओ किसी आदमी को पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन है? तो इस तरह के ये बहुत विभाग है। हमने ये कहा कि एग्रीकल्चर अलग से कैबिनेट बना दो, ये सारे विभाग उसमें आएंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे और कोई भी पॉलिसी एग्रीकल्चर पर आएगी ये सारे लोग बैठ के उसकी तय करेंगे। हमारे पास में जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 2007 में हमारे पास में गेहूं नहीं था, हम बाहर से गेहूं आयात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने टिकैत साहब को बुलवा के उन्होंने कहा जी कृषि प्रधान देश है, अगर बाहर से गेहूं आएगा तो बहुत नुकसान होगा, हमें कोई ऐसा सुझाव दो कि जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। वहीं बैठे हुए 1 घंटे बातचीत हुई, 70 मिनट, और 70 मिनट की बातचीत में उन्होंने सुझाव दिए, प्रधानमंत्री जी ने माने, और उनको जो भी सुझाव दिए उन्होंने सारे सुझाव माने, 4 दिन में वे लागू कर दिए। और आज 2007 अक्टूबर से आज 14 साल हो गए, देश में 1 किलो गेहूं बाहर से नहीं आया। नहीं, भरे पड़े हैं हमारे गोदाम, खराब वो हो रहा है, वो इतना ज्यादा हमारे पास वो है। एक ही पॉलिसी से हुआ है। हाँ। इसी तरह की बहुत पॉलिसी है। जो शौचालय की पॉलिसी भारत सरकार कह के जाए कि ये हमारा है, गांव में शौचालय बनने चाहे, अगर टिकैत साहब के पूरे उस टाइम के डिमांड नोट देखोगे आज के 35 साल पहले, तो गांव में शौचालय की बात उन्होंने उस टाइम पे करी। गांव में पानी संरक्षण कैसे होगा तो वे उस टाइम पे बात करते थे। आज तो काम होता ही नहीं। ये सारी चीजें जब होगी, पानी कैसे बचत होगी, कौन सी फसलें कहाँ लगेगी, जब ये मंत्रालय एक जगह आ जाएगी, हमको कौन सी फसल की कितनी हमको अनाज की जरूरत है, कितना हमको पटाटो चाहिए, कितना हमको वेजिटेबल्स चाहिए, कितना हमको फ्रूट चाहिए, उसके मंडियां कहाँ होगी, उसके बागवानी कहाँ होगी, वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, वो कोई भी भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय काम नहीं कर रहा। किसान को ये लगता है कि इसका भाव तेज हो गया, वो लगा दिया उसने, इसका भाव मंदा हो गया उसने छोड़ दिया। तो किसान उलझा पड़ा है जी। जब तक सरकारों की गाइडेंस नहीं होगी, सरकारें मिल बैठ कर बातचीत नहीं करेगी, जब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। ये किसान चैनल सरकार ने बनाया, उससे कुछ किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है? अब कहाँ है जी, वो तो कहीं दिखता वागता तो है नहीं, बंद हो गए दिखे तो सब। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए कि कोई भी आंदोलन तब कामयाब होता है जब मीडिया जो है उसकी सही पिक्चर सामने रखे।
जो आपके आंदोलन में देखा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स, अजीत अंजुम वगैरह ने या रवीश कुमार ने तो उसको एक तरीके से कवर किया, लेकिन बहुत टीवी एंकर्स ने कहा कि साहब किसान पिज्जा खा रहे हैं, वहां एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। तो भाई क्या किसान जो है वो सिर्फ सूखी रोटी खाएं और किसान जो है वो सिर्फ आत्महत्या कर लें? ये तो बड़े शर्म की बात है कि पिज्जा भी जो बनता है उसको उगाता तो किसान ही, अगर उसने खा लिया तो कौन सी कयामत आ गई? इन टीवी चैनल्स वगैरह से कैसे आपकी बातचीत होती है? इनकी कोई गलती नहीं है टीवी चैनल की, इनको अपने मीडिया हाउसेस चलाने हैं, तो जो सरकार कह रही है वो काम करना पड़ेगा। मीडिया हाउस हो गया, कोर्ट होगी, एजेंसियां होगी सारी, तो बहुत सी चीजें तो क्वायर नहीं होती। हमने तो बार बार कहा कि भाई हम तो कोर्ट को भी धन्यवाद करते हैं और राज्यसभा को भी करते हैं, क्योंकि फैसले तो पहले ही हो जाते हैं ना, 2-2 साल पहले फैसले हो जाएंगे। बहुत सी चीजों पे पाबंदी लगे, लेकिन लगाएगा कौन? सब एजेंसियों पे कब्जे हो गए। पहले इन सरकार ने एजेंसियों पर कब्जा करा, उनको अपने गिरफ्त में लिया, और उसके बाद में देश की जनता पर कब्जा कर रहे हैं। मीडिया चैनल है किसके? पहले उनको मीडिया चैनल खरीदवाए गए, उनको धीरे धीरे चारों तरफ से घेर के लाया गया, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जाके फिर आम जनता में अगर कोई आंदोलन करेगा, वो तो दो चीज समझनेगा, उसको बदनाम करा दो, एलिगेशन लगा दो, वो उस पर मुकदमे लगा दो। तो इन सब चीजों को एक प्रेशर बनता रहे। हम कितने दिन तक चल पाएंगे ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी पूरा गिरफ्त में, देश गिरफ्त में होता जा रहा है। अब तो देश की जनता को उठ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो देश तो बर्बाद होगा, देश गया। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने जमा कर दी, कुछ आपको पता चला कि उस कमेटी ने क्या सजेस्ट किया? गो के सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके एक्सपर्ट्स लिए थे उनके बारे में तो ये आया था कि उनकी पोजीशन पहले ही इस मामले में जाहिर थी कि वो इन 3 कानूनों के फेवर में हैं। तो उस मामले में आपको पता चला कि कमेटी से क्या बातचीत रही, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? अब जो तेलुगु भाषा जानता होगा भाषा, उसे अगर हिंदी का पेपर दे दोगे तो उसको थोड़ा वो कर सकता है। वो तो तेलुगु की स्पीच और जो उसमें लिखत पढ़ित करेगा वो उसी में ही देगा। जिस दिन वो खुलेगा उस दिन सरकार के कानून बढ़िया है और ये बेहतर है, किसान गलत थे, तो वो आएगा, कभी इसको खुलवा लेना। हाँ, लेकिन हमने तो देखिए ये बात कही थी कि मेन मुद्दा ये नहीं है कि कानून अच्छे हैं या बुरे हैं। मेन मुद्दा यह है कि क्या संसद को शक्ति थी एग्रीकल्चर पे ये कानून बनाने की? क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन संविधान में देखें तो एग्रीकल्चर के मामले में ये राज्य का अधिकार क्षेत्र है। तो सर, आपसे आज बहुत अच्छी बातचीत रही, बड़ा खुशी हुई। आप आज वो व्यक्ति हैं जिसके पीछे हजारों लोग हैं। आपके एक आंसू से सर्दियों की ठंड में हजारों ट्रैक्टर आपकी तरफ चल दिए, और जिस तरीके से आपने कहा कि पानी गांव का ही पिएंगे और गांव से कितने पानी के लेके लोग आ गए, उससे ये एहसास होता है कि अभी आंख का पानी मरा नहीं है, अभी खून पूरी तरह सफेद नहीं हुआ। तो आपका आगे का क्या कार्यक्रम है? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम समझते हैं कि शायद बातचीत फिर से शुरू होकर कोई बेहतर नतीजे की तरफ जाए। आपकी तरफ से क्या लोगों को संदेश है, वो लोग जो कानून पढ़ते हैं, वकील हैं या लॉ पढ़ाते हैं, कोई संदेश आप देना चाहें तो हमारा दीजिए प्लीज। संदेश ये है कि जनता को अपनी बात कहनी चाहिए। महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही, पेट्रोल डीजल ये कहाँ चले गए, नौकरियां किस हिसाब से खत्म हो रही। आज भी किसी का फोन आया, किसी टीचर का, उन्होंने कहा आज 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, हम बर्बाद हो गए पूर्ण रूप से। और स्कूल वाले सैलरी नहीं देते, बच्चों की पढ़ाई है, उनकी भी सारे खर्चे होते हैं जो डिपेंड पूर्ण रूप से सैलरी पे है, वे सब खत्म हो गया तो देश बहुत कमजोरी की तरफ जा रहा है। तो उठ खड़ा होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि हम दूसरे मामलों में उसमें जाएं। अब है कि देश कैसे बचेगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे। और जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है कि देश को कमजोर करा जाए।
देश में पैसा खत्म हो और लोग रोटी के लिए तरसेंगे और रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख पे बाहर तड़पते रहेंगे, तड़प के मरेंगे भूख से, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी। ये व्यापारियों के हाथ में देश चला गया। अगर देश किसी पार्टी के नेताओं के हाथ में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस देश को अगर बचाना है, क्योंकि कानून इस तरह के बंधे हुए हैं, हमारी सब जो अधिकारी हैं ये हैं, वे कानून से बंधे हुए हैं पूर्ण रूप से, उन्होंने शपथ ली है, वो कानून के दायरे में हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देश की जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए। हम किसान हैं, लगे हुए हैं। अब हम कितनी ताकत तक, कहां तक हम जा सकते हैं यह हमें भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बंदूक के साए में यहाँ पे काम हो रहे हैं, तो ये तो देश पूर्ण रूप से जाएगा, गर्त में जाएगा देश, और इसको निकालने में फिर बहुत टाइम इसको लगेगा। ये अंग्रेजों की हुकूमत से भी भयंकर स्थिति यहाँ पे देश में आने वाली है। वे तो बात करते थे, वे कोर्ट पे लगाते थे, बात करते थे, लेकिन यहाँ तो एक तरफा है कि कोई सुनवाई है ही नहीं। ये अजीब तरह का मामला दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जी की बहुत सी बातों से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात वो कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता हो, लोग अपने विचार आजादी से रखें और पूंजीवाद के खतरों को समझें, और ये समझें कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या देश पे कब्जा करने जा रही हैं। सरकार यकीनन कोशिश कर रही है, देश के खजाने भरे हुए हैं, लेकिन कितने सालों तक वो खजाने भरे रहेंगे अगर देश में किसान भूखा है और किसान आत्महत्या कर रहा है और हम एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके खतरों की तरफ उन्होंने इशारा किया और साफ तौर से कहा कि किसी पार्टी से और किसी राजनेता से शिकायत नहीं है, शिकायत बाजार से है और बाजारवाद से है। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। धन्यवाद जी साहब, धन्यवाद।